नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धातु और अधातु। क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक हमने शुरू की थी, जिसमें पहले 2 अध्याय हम पिछली क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके नाम थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। दूसरे अध्याय का नाम था अम्ल, क्षारक और लवण। तीसरा अध्याय जो है वो आपको बुक में दे रखा है धातु और अधातु, जिसको हम आज की क्लास में देखेंगे। धातु और अधातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें ध्यान रखिए, विज्ञान जो है, विज्ञान को पढ़ने के लिए सामान्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया है। जीवों का यदि अध्ययन कर रहे हो तो उसे कहा जाता है जीव विज्ञान, या इंग्लिश में बोल देते हैं बायोलॉजी। भौतिकी के नियम यदि आप पढ़ रहे हो तो वो हो जाता है भौतिक विज्ञान, जिसे कहा जाता है फिजिक्स। यदि आप तत्वों का अध्ययन कर रहे हो तो उसे कहा जाता है रसायन विज्ञान, इंग्लिश में इसे कह देते हैं केमिस्ट्री। तो आपको पता चला कि विज्ञान जो है 3 भागों में बांटी गई है। जीवों के अध्ययन के लिए कहलाती है जीव विज्ञान, एक है भौतिक विज्ञान, और एक है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। इस रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तत्वों का। प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं उनका अध्ययन होता है। अब ये तत्व कितने हैं, किस प्रकार से इनका अध्ययन किया जाता है, उसको अभी देखेंगे हम। अब इन तत्वों को भी आगे वर्गीकृत कर रखा है। रसायन विज्ञान में तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत कर रखा है। बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे तो धातु और अधातु के बीच में एक कैटेगरी और आती है जिसे बोलते हैं उपधातु। अब देखिए, इसमें इन तत्वों का जब रसायन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए एक आवर्त सारणी बना रखी है। जितने भी तत्व खोजे गए हैं उनको इन आवर्त सारणी में लगा रखा है, वर्गीकृत कर रखा है। आवर्त सारणी में वर्गीकृत करने का कारण ये है कि इनका अध्ययन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब इस आवर्त सारणी को आप यहाँ देखोगे तो इसमें कलर्स देखिए। ये जो ग्रीन कलर वाली साइड है, इधर वाली, अब ये आपके हिसाब से ये चित्र इस तरीके से बनाए तो इधर कौन सा हाथ आया? आपका बायां हाथ, यानी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में इस आवर्त सारणी में क्या लगी हुई है? धातु लगी हुई है। और इधर की तरफ बात करें तो इधर क्या है? अधातु। और बीच में आपको ये कलर मिल रहा है ऑरेंज वाला, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उपधातु। तो पहली बात तो आवर्त सारणी में सारे तत्व लगा रखे हैं। अब यदि आपसे तत्वों की संख्या पूछी जाए तो इसमें ध्यान रखना है आपको, कुल तत्व जो हैं अभी तक खोजे गए हैं वो कितने हैं? 118। 119 पे भी रिसर्च चल रही है, वो हाइपोथेटिकल है, अभी तक प्रकृति में खोजा नहीं गया है। तो ये तत्व जो हैं जिस प्रकार से खोजा जाते हैं और आवर्त सारणी में उनको यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है। अब वर्गीकृत कर रहे हैं तो आपने देखा कि तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तत्व धातु भी हो सकता है, तत्व अधातु भी हो सकता है, और तत्व दोनों के गुण मिल जाएंगे तो क्या हो सकता है? उपधातु। इसको मेटल्स बोलेंगे, इसको नॉन मेटल्स, और इसको बोलेंगे मेटेलॉइड्स। और तत्वों को कहाँ वर्गीकृत कर रखा है? आवर्त सारणी में। और एक सिंपल सा क्वेश्चन ये कि वर्गीकरण क्यों किया गया है? वर्गीकरण इसलिए किया गया है ताकि इन तत्वों का जो अध्ययन है वो आसान हो सके। इसमें अलग अलग फिर ग्रुप्स की पढ़ाई होती है, एक एक तत्व की पढ़ाई नहीं होती। अब इसमें यदि आपको ये पूछा जाए कि तत्वों की संख्या तो कितनी आ गई? 118। धातु की संख्या पूछी जाए तो कुल धातु है 89। आप देखिए धातुओं की संख्या क्या है? ज़्यादा है। और अधातु की यदि संख्या पूछी जाए तो अधातु की संख्या आपको मिलेगी 22। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पूरी आवर्त सारणी को 3 भागों में बांटा गया है। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि धातु जो है आवर्त सारणी में किस साइड है? तो लेफ्ट साइड में है, या बोल दीजिए बाएं साइड में। और बीच का जो हिस्सा है वो भी किसने घेर रखा है? धातुओं ने। और अधातु जो है वो किस में है? राइट साइड यानी दाएं भाग में है। तो यहाँ पता चला कि तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे धातु और अधातु में बांट रखा है। अब देखिए इसमें अगला है कि धातु में कौन कौन से गुण, तत्वों को कौन से 2 गुणों के आधार पे। तो इस क्लास में हम कौन सा कवर करेंगे वो देखिए, भौतिक गुण, और कौन सा गुण बताया गया है? रासायनिक गुण के आधार पे इनको अलग अलग बांट रखा है। इस क्लास में हम खाली भौतिक गुण पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि किस प्रकार से धातु अधातु से रासायनिक गुणों के आधार पे भिन्न पाई जाती है। तो भौतिक गुण की बात कर रहे हैं।
धातु या मेटल्स वे तत्व होते हैं जिनमें चालकता पाई जाती है। अब चालकता कौन सी? ये विद्युत के चालक भी होती हैं और ऊष्मा के चालक भी होते हैं। धातु जो है इनमें धात्विक चमक पाई जाती है और धातु कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अगला है इसमें धातुओं के अंदर एक और गुण होता है जिसे बोलते हैं तन्यशीलता। तन्यशीलता इंग्लिश में कहलाती है डक्टिलिटी। तन्यशीलता का मतलब है धातु को खींचकर उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं। अगला है धातु कैसी होती है? आघात वर्ध्यता, या इंग्लिश में बोला जाता है मेलिएबिलिटी, यानी धातुओं को पीट पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती हैं। अब एक बार आप इनके उदाहरण देखिए, फिर इनको डिटेल से आपको समझाते हैं। सबसे पहला दे रखा है कि धातु का मुख्य गुणधर्म कैसी है? चमकदार है। चमकदार को इंग्लिश में कहा जाता है लस्चरस। तो धातु जब अपने शुद्ध रूप में होती है, जैसे लोहा है, यदि बिल्कुल शुद्ध लोहा है तो वो चमकता है। जंग लग जाएगी तो उसकी चमक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा सोना और चांदी अत्यधिक चमकते हैं, इसलिए उनके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। तो धातुओं के ही आभूषण क्यों बनते हैं? एक कारण ये रहता है कि चमकदार होते हैं। दूसरा इसमें ध्यान रखना है आपको कि धातु जो है विद्युत की और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी पूछा जाता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन सी धातु है? चांदी है। लेकिन विद्युत तार की बात करें तो उसमें चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये महंगी धातु पड़ती है, इसलिए इसका अल्टरनेटिव दूसरी धातु काम में ली जाती है, वो है तांबा। तो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो कौन सी धातु है? चांदी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विद्युत तार में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो सामान्यतः हम तांबे का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण ही जो बर्तन हैं वो किसके बनाए जाते हैं? धातु के। और दूसरा इसमें ध्यान रखना है, इनका गलनांक जो है, गलनांक यानी वो तापमान जिस पे ये पिघलने लग जाए, वो भी बहुत उच्च होता है। तो क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछा जाए कि बर्तन जो हैं वो धातु के क्यों बनाए जाते हैं, तो उसके दो गुण हैं। एक तो ऊष्मा का अच्छा चालक है, दूसरा ध्यान रखना है उसका गलनांक बिंदु जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए बर्तन को जो ऊष्मा दी जाती है वो खाने को पहुंचा देता है, चालक अच्छा है। दूसरा खुद पिघलता नहीं है क्योंकि गलनांक क्या है? बहुत उच्च है। अगला देखिए, तन्यशीलता। तन्यशीलता अभी बताया था, यानी इनको खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं। और सोना और चांदी जो है उनमें तन्यशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है। सोने के बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं, तभी आप देखते होंगे आभूषण जो होते हैं उसमें डिज़ाइन होती है बहुत पतले तार की होती है। और आपके एनसीईआरटी बुक में एक फैक्ट भी दे रखा है कि 1 ग्राम सोना जो है उसका पतला तार खींचना है तो आप 2 किलोमीटर लंबा पतला तार खींच सकते हो, वो टूटेगा नहीं। तो ये तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? धातु में। अभी हम आगे जब अधातु पढ़ेंगे तो वहां देखोगे आप कि उनके तार नहीं खींचे जा सकते, वो भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब उनको जब पीटा जाता है या खींच रहे हैं तो वो टूट जाती हैं। अगला देखिए, इसमें आघातवर्ध्य होती हैं। आघातवर्ध्य यानी पतली चादर बनाई जा सकती हैं। और बढ़िया आघातवर्ध्यता का गुण जो है वो किस धातु में पाया जाता है? एल्यूमिनियम में पाया जाता है। और एल्यूमिनियम धातु है, इसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। और ये आप देखते होंगे, हम खाना पैक करने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉइल लाते हैं वो एक धातु ही है, और उसकी इतनी पतली चादर बना दी जाती है कि हम उसको हाथ से फाड़ सकते हैं। तो ये किस गुण के आधार पर बनाई जाती है? आघात वर्ध्यता के गुण पे। ये अगला है ही कि उच्च घनत्व होता है इनका, यानी भारी होती है धातु, और इनका उच्च गलनांक होता है। अगली चीज इसमें ध्यान रखिए कि धातु को जब किसी कठोर सतह से टकराती है धातु, तो उसमें आवाज आती है, उसे धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। या फिर कहा जाता है धातुओं में कौन सा गुण है? ध्वनिक वाला गुण है। या धातु कैसी हैं? सोनरस हैं। जो धात्विक ध्वनि आती है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटेलिक साउंड, यानी धातु किसी से भी टकराती है तो आवाज आती है, और उस आवाज को हम बोलते हैं ध्वनिक। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घंटी धातु होती है, या इंग्लिश में बोला जाता है बेल मेटल, वो किसका बना होता है? पहली बात तो धातु यूज हो रही है इसमें, लेकिन यहाँ पे मिश्र धातु यूज हो रही है, और वो मिश्र धातु जो है वो है तांबा प्लस टिन। तांबा प्लस टिन। तांबा इसमें 80% होता है और टिन जो है वो कितना होता है? 20%। तो ये पूछा जाए कि घंटी धातु में जो है, घंटियां धातु की ही क्यों बनी होती हैं? क्योंकि धातुओं में कौन सा गुण होता है?
ध्वनिक वाला गुण होता है ताकि उनको किसी कठोर सतह से टकराया जाए तो उनमें से आवाज निकलती है। उसके बाद आगे देखिए, ये जो गुण बताए हैं इनमें से कुछ अपवाद भी हमें मिलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं धातुओं के, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, जिंक है, लेड है। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अभी आपको संख्या बताई थी, धातुओं की संख्या आपको कितनी मिलेगी? 89। धातुओं को पहचानने का तरीका ये है कि धातु आपको किस अवस्था में मिलेंगी? ठोस अवस्था में। लेकिन एक धातु जो है ये भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे पहचान पा रहे हैं। अगली क्लास में हम इनके रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे। लेकिन एक धातु जो है जिसका नाम है पारा, इंग्लिश में इसे कहा जाता है मरकरी, और इसका संकेत है Hg। ये आपको किस अवस्था में मिलेगी? द्रव अवस्था में। तो ये अपवाद वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र धातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम है पारा। इंग्लिश वाला नाम लिखा सकता है मरकरी, या फिर इसमें ध्यान रखना उसका संकेत लिखा सकता है। संकेत क्या है? Hg। और पारा जो है कहाँ काम लेते हैं? थर्मोमीटर जो होते हैं उसमें क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है। अगला देखिए, इसमें अगला है अधातु। अब अधातु जो है, यदि इनके गुणधर्म पढ़ने हैं तो धातु वाले जो गुणधर्म है उनके ही गुणधर्म से विपरीत मिलेंगे, उन्हीं को हम अधातु कहते हैं। अब इसमें मुख्य गुणधर्म देखिए, वहां हमने पढ़ा था कि धातु कैसी होती है? चमकदार होती है, और ये चमकदार नहीं होते। फिर अपवाद याद करने हैं आपको। कार्बन का एक अपर रूप पाया जाता है, उसका नाम है अपरूप, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ये चमकदार होता है। ग्रेफाइट आपको देखने को मिलेगा, पेंसिल जो होती है हमारी, उस पेंसिल में जो लीड बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन ये आता है कि लेड पेंसिल में क्या होता है, किसकी बनी होती है, और ऑप्शन में क्या लिखा होता है कि लेड होता है उसमें। ध्यान रखिए, लेड नहीं है ये, लीड पेंसिल उसकी नोक है, उसके कारण कह रखा है। लेड पेंसिल के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। ग्रेफाइट एक अधातु यानी कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन ही है, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। आयोडीन भी आप देखेंगे तो आयोडीन भी एक अधातु है, लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। अगला देखिए, जो अधातु होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। जब हम कार्बन के रसायन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का बना हुआ है। कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं चारों तरफ से बंधे हुए हैं। लेकिन ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका मुक्त होता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक क्यों है? तो उसका उत्तर देना है आपको, किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन या बिना आवेश के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अगला इसमें ध्यान रखिए, अधातु कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। भंगुर, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल, यानी उनको हथौड़े से उन पे वार किया जाता है तो उनकी पतली चादर या उनको खींच के तार में नहीं बदला जा सकता, वो टूट जाती हैं। तो ये गुण कहलाता है भंगुर या ब्रिटल। उसके बाद देखिए, लोचशीलता नहीं होती। जिस प्रकार से धातु जो है लोचशील होती हैं, वैसा गुण इनमें नहीं पाया जाता। अगला है, इनका घनत्व भी निम्न मिलेगा और गलनांक भी कैसा मिलता है? निम्न मिलता है। तो ये सारे गुणधर्म आपको किस में मिले? अधातु में। अब कुछ अधातु के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अधातु है आपकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, जिसे हम क्या बोलते हैं? गंधक। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ सल्फर की स्पेलिंग सही नहीं है, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी क्या है? आपकी अधातु हैं। अब इन्हीं अधातु में आप देखेंगे तो ये ठोस में भी मिल सकती हैं आपको, और गैसीय अवस्था में भी मिलती हैं। यानी ये दोनों अवस्था मिल सकती हैं इसमें, ठोस और गैसीय अवस्था में। अब बची एक द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में एक ही अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन। तो अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव अवस्था में यदि आपसे धातु पूछी जाए कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो तो है पारा। और कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी है? ब्रोमीन। वैसे सभी धातु किस अवस्था में होती हैं? ठोस में। एक धातु है द्रव अवस्था में, वो है पारा। और अधातु जो है ठोस में भी मिलेंगी, गैसीय अवस्था में मिलेंगी, लेकिन एक अधातु द्रव अवस्था में है जिसका नाम है ब्रोमीन। तो अपवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, इसमें
यहाँ पे मुख्य अंतर बता रखे हैं, जो हमने गुणधर्म पढ़े हैं उन्हीं को अब अंतर में दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहला चमक की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लश्चर। धातु के अंदर चमक होती है यानी चमकदार होते हैं, और सबसे ज्यादा चमकदार आपको सोना और क्या मिलेंगे, चांदी। दूसरा यहाँ ध्यान रखना है, आमतौर पे चमकदार नहीं होती है अधातु, लेकिन अपवाद याद रखेंगे आयोडीन। एक अभी हमने पीछे पढ़ा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में चमक होती है। आप देखते होंगे पेंसिल की नोक जो है उसमें चमक आपको दिखाई देगी। उसके बाद आगे देखना है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता में विद्युत के सबसे अच्छे चालक जो है वो कौन है, चांदी। लेकिन फिर भी विद्युत के तार जो है वो किसके बनाए जाते हैं, तांबे के कारण। ये कारण इसकी कॉस्ट के कारण है, क्योंकि चांदी जो है कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, तांबे को। उसके बाद ध्यान रखिए, अधातु वैसे तो क्या होती हैं, कुचालक, लेकिन एक अधातु जो है वो आपको किस में मिलेगी, चालक मिलेगी, और वो कौन सी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का। और इस ग्रेफाइट में विद्युत की चालकता क्यों हुई है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला देखिए, ऊष्मा की चालकता। तो धातु जो है वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसीलिए आपको उदाहरण बताया था कि बर्तन जो है वो धातु से क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर यही देना है, ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। और दूसरा आपका रीजन आएगा कि गलनांक बिंदु बहुत अधिक होता है, यानी बहुत अधिक तापमान पे गर्म करने पे भी ये गलते नहीं हैं। ये ऊष्मा के क्या मिलेंगे आपको, कुचालक। लेकिन फिर यहाँ पे अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। अगला है तन्यता। तन्यता की बात करें तो तारों में बदला जा सकता है, और आपको बताया कि सोना जो है, सोना और चांदी, इसमें तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। और उदाहरण भी दिया है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इनके तार नहीं बनाए जा सकते। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता यानी आप किसी हथौड़े से आघात करें धातु पे तो उसकी पतली चादर बन सकती हैं। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है एल्यूमिनियम। तभी एल्यूमिनियम से खाना पैक करने के लिए क्या बनाई जाती है, एल्यूमिनियम फॉइल बनाई जाती हैं। अगला देखिए, इसमें ये भंगुर होते हैं, चादर में नहीं बदले जा सकते, यानी इन पे आघात यदि किया जाएगा तो ये टूट जाएंगी। अगला है कठोरता। धातु अधिकतर क्या होती है, कठोर होती हैं। तो अधिकतर कठोर होते हैं, लेकिन फिर अपवाद है सोडियम, पोटेशियम, और एनसीईआरटी बुक में एक लिथियम और दे रखा है। ये तीनों याद करने हैं आपको, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये बहुत ही नरम धातु होती हैं, इनको आप चाकू से काट सकते हो। बाकी इनके अलावा जो धातु हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। अब इसके विपरीत अधातु अधिकतर कैसी मिलेंगी, नरम मिलेंगी। लेकिन एक अधातु है, कौन सी है, डायमंड। अब ध्यान रखिए, कार्बन जो है इसके अपरूप मिल रहे हैं। एक तो ग्रेफाइट है, दूसरा कार्बन का अपरूप है डायमंड, और तीसरा है फुलरीन। ग्रेफाइट आपने अपवाद देखा कि ये, अब ये जब सब कार्बन के बने हुए तो सभी क्या हैं, अधातु हैं। तो ग्रेफाइट का अपवाद क्या देखा आपने कि सभी अधातु विद्युत की क्या है, कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, सुचालक है। अब ये भी एक अपवाद बनाता है कि सभी जो अधातु हैं वो कैसी हैं, नरम है, अधिकतर नरम मिलेंगी। लेकिन डायमंड जो है, जो कि एक अधातु है, वो सबसे ज्यादा कठोर, और ये इतना कठोर है कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो आंसर क्या देना है आपको, डायमंड या हीरा। और जबकि ये क्या है, एक अधातु। तो ये अपवाद आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए, भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। तो ये तो टूटते नहीं है आघात डालने पे, और ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व अधिक होता है, और इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। गलनांक यानी कितने तापमान पे वो जो धातु है ठोस अवस्था से किस में आएगी, द्रव अवस्था में। तो इनका गलनांक जो है वो उच्च होता है, क्वथनांक भी क्या मिलेगा आपको, उच्च मिलेगा। लेकिन ये दो जो हैं, गैलियम और सीजियम, ये फिर अपवाद हैं। ये भी एनसीईआरटी बुक में ही आपको उदाहरण दे रखा है। ये अपवाद ऐसे हैं कि इनका गलनांक बिंदु बहुत कम होता है, और यदि इन धातु को आप हाथ की मतलब हथेली पे रखोगे तो हथेली का टेम्परेचर जो हमारे शरीर का यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे ही ये दोनों धातु क्या होने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हथेली पे रखने से कौन सी धातु जो है पिघल जाती हैं, तो सीजियम और कौन सी हैं, गैलियम। क्यों पिघल जाती हैं, क्योंकि इनका गलनांक बिंदु जो है वो बहुत कम है। गलनांक बिंदु उस तापमान को कहते हैं जिस तापमान पे कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से किस में जाता है, द्रव अवस्था में। अब देखिए, इनका निम्न गलनांक है और निम्न क्वथनांक है,
लेकिन हीरा जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, इसका गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत अधिक टेम्परेचर पे भी ये गलता नहीं है। अगला है प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था भी आपको अभी बताई थी, प्राकृतिक बोल दो या फिर कौन सी है, भौतिक अवस्था। तो धातु जो है वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। सभी धातु ठोस मिलेंगी, लेकिन एक धातु है जिसका नाम मरकरी है या पारा, वो किस अवस्था में मिलेगा, द्रव अवस्था में। वैसे ही अधातु की बात करें तो तीनों अवस्था में मिल रहा है, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो सामान्यतः ठोस और गैस में मिल रहा है, लेकिन एक अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, उसका नाम है ब्रोमीन। तो इसको आपको याद रखना है। अधातु पहचानने का तरीका यही है, ज़्यादातर ये आपको गैसीय रूप में मिलेंगी, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। जो चीज़ आपके दिमाग में ऐसे बैठे कि ये एक गैस है, इसका मतलब वो क्या है, अधातु है। अगला है ध्वनि उत्पादन। चोट लगने पर ध्वनि उत्पन्न होती है किसमें, धातु में, और अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। और यहाँ क्वेश्चन आपको बता दिया है कि घंटी जो होती हैं वो धातु की क्यों बनी होती हैं, तो इस गुण के कारण ही। और आपको घंटी धातु जो है एक मिश्र धातु है, उसमें दो धातुएं मिलेंगी, तांबा और टिन, ये याद रखना है। और एग्जाम में ये मिश्र धातु कंफ्यूज होती हैं। तो घंटी धातु या जो बेल मेटल है, इसको याद करने की एक ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। आपने देखा होगा स्कूल में जो घंटी है उसका कलर आपको तांबे जैसा दिखाई देता है, और जब वो बजती है तो वो टिन टिन करके बजती है। तो इस तरीके से याद रख लीजिए, ताकि जब चार ऑप्शन आते हैं उनमें कंफ्यूज नहीं हो। तो घंटी किससे बन रही है, तांबा प्लस टिन से। अगला देखिए संयोजकता। संयोजकता हम परमाणु संरचना में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बता देते हैं आपको। जैसे सोडियम एक धातु है, सोडियम जो है इसकी परमाणु संख्या है 11, परमाणु संख्या 11 है। तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 1, बाहरी कक्ष में कितना है, 8। और हर परमाणु की ये कोशिश रहती है कि उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान कर देगा। अब इसका बाहरी कक्ष कौन सा बचेगा, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे बाहरी कक्ष में, 8। तो ये संतृप्त रहता है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दान किया, यानी अपने पास से एक माइनस वाली चीज इसने दे दी, तो इस सोडियम के ऊपर जो आवेश लगेगा, जो आयन लगेगा, वो कौन सा है, धन आयन, यानी पॉजिटिव लगेगा, ये बन गया धन आयन। तो धातु क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन गंवा कर क्या बनाती हैं, धन आयन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। ऐसे ही एक अधातु का उदाहरण लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में कितने हैं, 7। अब बाहरी कक्ष में इसे कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन को देना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेने के। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, ऋणात्मक, तो ये ऋण आयन बनेगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस वाला। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं, ऋण आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, एनायन बोलते हैं इंग्लिश में। तो धातु और अधातु में ये वाला जो अंतर है, ये इनका रासायनिक गुणधर्म है, जिसको हम अगली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जितने गुणधर्म हमने पढ़े हैं वो सारे भौतिक गुण हैं, जिनके आधार पे हमने धातु और अधातु को वर्गीकृत किया है। उसके बाद आगे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं जो आपको परीक्षा में ढंग से याद रहने चाहिए। सबसे पहला बताया था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है, अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। अगला है आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है और अधातु होते हुए भी क्या है, चमकदार है। क्योंकि चमकदार कौन होती है, धातुएं। सामान्यतः धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन एक अधातु है वो भी कैसी मिल रही है, चमकदार। ग्रेफाइट भी चमकदार होता है अधातु होते हुए। अगला है पारा या मरकरी। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि धातु सभी ठोस होती हैं, लेकिन ये धातु होते हुए भी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। अगला है डायमंड। डायमंड जो है ये अधातु होते हुए भी सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का। वैसे कठोर जो है कौन होती हैं, धातुएं, लेकिन ये अधातु होते हुए भी सबसे कठोर है। अगला ध्यान रखना है आपको, सोडियम, पोटेशियम, एक और बताया था लिथियम। ये धातु है लेकिन ये कठोर नहीं है, ये बहुत नरम होती हैं। इन्हें किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है।
उसके बाद परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये क्वेश्चन सारे आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है सबसे हल्की धातु यदि पूछी जाए तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ये जब आवर्त सारणी आप देखेंगे, आवर्त सारणी में पहला जो है ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इधर लगा रखा है धातु वाली साइड में, वैसे ही क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन की लोकेशन फिक्स नहीं हो पा रही है, इसके गुण जो हैं वो तो किसकी तरह मिलते हैं? आपके अधातु की तरह, लेकिन कुछ गुणधर्म किधर आ रहे हैं? इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह मिल रही है? धातु की तरह। इसलिए इसको यहाँ लगा रखा है। इसे आवारा तत्व कहा जाता है आवर्त सारणी का, क्योंकि लगा हुआ धातु की तरफ है और है क्या? एक अधातु। तो इसमें ध्यान रखना है ये हाइड्रोजन, फिर दूसरा तत्व आया हीलियम। ये दोनों ही गैसें हैं, दोनों ही अधातु हैं। पहली जो धातु आई है उसका नाम है लिथियम, और ये सबसे हल्की धातु होती है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु होगी लिथियम। सबसे भारी धातु पूछी जाए तो कौन सी है? ऑस्मियम। ये वन लाइनर हैं, ये आपको याद करने हैं फैक्ट्स। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछी जाए तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी हमने जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण उसमें पढ़ी थी। उस श्रेणी में आपने देखा होगा सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, उसके बाद आता है सोडियम। ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, और इनकी अभिक्रिया यदि आप देखें तो इन धातुओं को यदि वायु में बाहर रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इनका दहन हो जाएगा। इसलिए इनको स्टोर करने के लिए एक बर्तन में केरोसिन भरा और केरोसिन के अंदर पोटेशियम और सोडियम स्टोर किया जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में नहीं आए। ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो इनका दहन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में है कि पोटेशियम को या सोडियम को केरोसिन के तेल में स्टोर क्यों किया जाता है। तो आंसर देना है ताकि उसका संपर्क जो है वो ऑक्सीजन से ना हो और उसका दहन ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा या अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है कौन सी? पोटेशियम। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? सोडियम। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, और इसका संकेत क्या है? Ag। पोटेशियम का संकेत क्या है? K। लिथियम का है Li, और ऑस्मियम का है OS। उसके बाद देखिए ये वापस आ गया अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यदि संकेत पूछा जाए तो ग्रेफाइट का संकेत है C, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है। अगला है एकमात्र तरल धातु जो कि है पारा। संकेत याद रखेंगे Hg, क्योंकि कई बार आपने पारा याद कर रखा और वहाँ पे 4 ऑप्शन में जो दिया गया है वो संकेत दे दिए उनके, तो संकेत थोड़े याद रहने चाहिए। अगला देखिए सबसे अधिक कठोर धातु पूछी जाए तो सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम। एकमात्र धातु, अब एकमात्र नहीं है, चाकू से काटे जाने वाली जो हैं एनसीईआरटी के हिसाब से 3 हैं, तीनों ही याद कर लीजिए। तो 3 धातुएं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये नरम धातु होती हैं, चाकू से इन्हें काटा जा सकता है। अधातु होते हुए भी चमक, तो अधातु होते हुए भी चमक, एक तो आयोडीन है और दूसरा कौन सा है? ग्रेफाइट है। तो इस पार्ट में अभी हमने धातु और अधातु के बीच में जो भौतिक गुणों के आधार पे अंतर हैं वो देखे हैं। उसके साथ ही जो अपवाद हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। अब इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें आपको इसी से संबंधित एमसीक्यूज कराए जाएंगे। फिर इसी पाठ का जो दूसरा पार्ट लेके आएंगे उसमें आपको धातु और अधातु के रासायनिक गुण पढ़ाए जाएंगे। तो इस अध्याय को हम 2 टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। धन्यवाद।